तो आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप अब मेरे यूट्यूब चैनल पर अपना इंटरव्यू ले हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अब ये बताइए कि आप ग्रुप डी में कहाँ पे तैनात थे? मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैं फर्स्ट टाइम रेलवे से 2010 में एक नोटिफ़िकेशन आया था ग्रुप डी का। उसमें नॉर्दर्न रेलवे से लगभग 13,000 वैकेंसी थी। उसमें मैंने फॉर्म फिल किया था और उसी टाइम क्या है कि होता क्या था एक्चुअली में रेलवे में था कि आप जो 17 आपके ज़ोन होते हैं, उसमें 17 ज़ोन से भी आप फॉर्म भर सकते थे। उस टाइम की बात बता रहा हूँ 2010 की। अब तो आप सिर्फ़ एक ही ज़ोन से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मैंने उस टाइम 2 ज़ोन से फॉर्म भरा था। एक तो जो अपना अजमेर आता है उससे और एक दिल्ली से, नॉर्दर्न रेलवे से। तो मेरा दोनों एग्ज़ाम 10 जून को था एक ही डेट में, एक ही टाइम पे था। तो मैंने चूज़ किया, मैं सिर्फ़ घूमने के पर्पज़ से आया था दिल्ली, कि इसी बहाने मैं दिल्ली देख लूँगा। लेकिन वो मेरा गुड लक था कि मेरा पेपर अच्छा बैठा और मुझे जॉब मिली। और मेरी जो फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई थी, वो नॉर्दर्न रेलवे में लखनऊ डिवीज़न में, जो मेरा फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई थी, वो 14 जून 2013 को मुझे फाइनल पोस्टिंग मिल गई थी। भर्ती 2010 की थी, 3 साल इसकी प्रक्रिया चली थी। अच्छा, तो आप पहले रेलवे में ही थे? बिल्कुल, मैं जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, वो रेलवे की थी। रेलवे में रहते-रहते मैं नेक्स्ट अपनी प्रिपरेशन कर रहा था और इसमें और भी मैंने काफ़ी ओपन कोटे से भी बहुत से एग्ज़ाम दी थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि प्रॉपर तैयारी हो नहीं पाती है। आप भी जैसे इस चीज़ को जो भी मतलब देखने वाले होंगे, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक बार आप अगर गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो, तो प्रॉपर तैयारी तो हो नहीं पाती है। आपको टाइम भी जैसे आपकी नौकरी में भी टाइम देना पड़ता है, ड्यूटी वर्क में भी आपको टाइम देना पड़ता है, फिर आप जैसे खुद को भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा, तो मीना जी ये बताइए कि आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कोई दिया था रेलवे में, या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का के लिए देने के लिए क्या प्रोसेस होता है या कोई हाँ, क्राइटेरिया? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देखो होता है क्या है कि रेलवे में 2 तरह से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। एक एलडीसी कोटे के तहत होता है और एक जीडीसी कोटे के तहत होता है। जो एलडीसी कोटा होता है, उसके अंदर जो रेलवे के अंदर ग्रुप डी का जो स्टाफ होता है एज ए ट्रैकमैन उसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकता, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और बाकी ऑल अदर डिपार्टमेंट जैसे ऑपरेटिंग हो गया, कमर्शियल हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट लगभग लगभग होते हैं, वो सारे उसके अंदर एलडीसी के अंदर भर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ओनली फॉर जीडीसी कोटे के तहत ही एग्जाम दे सकता है। तो मुझे जो डिपार्टमेंट मिला था वो इंजीनियरिंग मिला था और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत जो मैंने पहला एग्जाम दिया था वो सन 2016 में दिया था। हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम बनाया था 2016 में मैंने दिया था। उसके अंदर में मैं फाइनल प्रोसेस तक गया था और जब लास्ट में पैनल बना था तब मैं 0.07 से लास्ट में स्टेशन मास्टर में मैं रह गया था। उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। जब मैं लास्ट फाइनल पैनल तक गया तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे तैयारी आगे भी करनी चाहिए और नेक्स्ट जो डिपार्टमेंटल एग्जाम आए उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। फिर उसके बाद 2019 में डिपार्टमेंट एग्जाम आया 3 साल में, 2020 में भी आया, लेकिन जो 2019 में जो डिपार्टमेंटल आया था उसके अंदर सिर्फ 2 ही पोस्ट थी, एक स्टेशन मास्टर और एक गुड्स गार्ड। 2020 में जो जो मतलब नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर सीनियर क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क वगैरह वगैरह और भी पोस्ट थी, मतलब ग्रुप सी की पोस्ट थी, ग्रुप डी की भी उसमें अंदर और भी जैसे 1900 ग्रेड पे की पोस्ट थी। मैंने उसमें फॉर्म भरा और मुझे जो पोस्ट चाहिए थी वो एज एक सीनियर क्लर्क की चाहिए, क्योंकि जब मैं 2013 से लेके 2019 आप इस चीज़ को मान सकते हो कि जब मैं 6 साल जॉब कर चुका था तो रेलवे की लगभग लगभग हल्का फुल्का तो मुझे मालूम हो गया था कौन सी जॉब मेरे लिए बेटर है और कौन सी नॉन बेटर। तो मुझे इस चीज़ से ये पूरी तरह अनुभव हो गया था, अगर मुझे जॉब चाहिए तो सीनियर क्लर्क ही चाहिए। चलो ठीक है, आपने अपने सीनियर क्लर्क पे अप्लाई मुकाम हासिल कर लिया जो आप चाहते थे। अब आप ये बताइए कि आपने क्या ये एनटीपीसी के थ्रू किया या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू किया था? नहीं, एनटीपीसी अब देखो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सीनियर क्लर्क का जो हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम आया था वो भी 2019-20 के नोटिफिकेशन में थी। और जो वर्तमान में आप देख रहे हो जो ओपन कोटे के साथ जो एनटीपीसी से था वो भी 2019 का नोटिफिकेशन है। तो आपने लोग कहते हैं कि भारतीय रेल तो पंचवर्षीय योजना के अनुसार चलती है, अच्छा, लोग कहते हैं, लेकिन देखो हकीकत में उसी को पता होता है जो काम कराता है। आप भी एक चीज़ को समझो, आपके घर में अगर कोई काम होता है ना तो बाहर वाले कुछ भी कह सकते हैं, घर के काम को कौन मेंटेन करता है, शादी होगा ब्याह होगा कुछ भी समझ लो आप, तो जो करता है ना उसको ही पता होता है। तो अब रेलवे ने कैसे किस प्रकार से एग्जाम को कंडक्ट कराया, करोड़ों की संख्या में कैंडिडेट होते हैं तो टाइम तो लगता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि 5 वर्षीय योजना है कि ये 10 वर्षीय योजना है, आप उसको हर किसी प्रकार की संज्ञा नहीं दे सकते। टाइम हर चीज में लगता है। अब होता क्या था कि मैंने दोनों फॉर्म भर रखे थे,
मुझे प्रिपरेशन उधर भी करनी थी, मुझे प्रिपरेशन इधर भी करनी थी, उधर उधर का मतलब एनटीपीसी भी करनी थी और जीडीसी भी करनी थी। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी जॉब भी करनी थी। हाँ तो आप ये बताइए, तीनों मेरे पास तीनों कंडीशन थी। ये इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी, मतलब जॉब में भी रहते हुए तैयारी भी, किस तरीके से आपने वो मैनेजमेंट किया, टाइम मैनेजमेंट? मैं सर वही तो बता रहा हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट का सबसे जो मेन उसूल होता है वो यही होता है कि सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट तो अपने दिमाग के अंदर बिठा, पहला टारगेट आपने आपने अगर ये ठान लिया कि मेरे को आपने अगर ये बनना है। ठान लिया कि मुझे बनना है, तो आप बन के रहोगे, फिर आपको संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं बिल्कुल। जो आपको रोक देगी। लेकिन सबसे पहले आपको आपके दिमाग में ये सेटिस्फेक्शन लाना है कि मुझे करना ही है, इस मुकाम तक पहुंचना ही है। और अगर आपने सोच लिया नहीं नहीं मैं 8 घंटे की जॉब कर लिया, आप ग्रुप डी के देखो होता है क्या है कि ग्रुप डी के अंदर जो ट्रैकमैन होता है, आप भी जैसे आपके जो हमारे भाई और भी इसको देखेंगे तो उनको जो जो देखेंगे जो ट्रैकमैन बनेंगे भी, उनको क्या होता है रिस्क अलाउंस मिलता है, 27 रुपए का रिस्क अलाउंस मिलता है। वो रिस्क अलाउंस ये नहीं मिलता कि वो कहीं रन ओवर होकर मर जाएगा, उसके लिए नहीं मिलता। वो रिस्क अलाउंस उसको इसलिए मिलता है, उसको आप रिस्क अलाउंस की जगह उसको हार्ड अलाउंस होना चाहिए। बिल्कुल। उसको जो अलाउंस होता है, देखो रिस्क का मतलब क्या होगा, खतरा, खतरा, हाँ। और हार्ड का मतलब क्या होता है, मेहनत। तो वो जो मिलता है वो उसको उसकी मेहनत के अलावा एक्स्ट्रा मिलता है, वो हार्ड अलाउंस करता है, उसको मेहनत का मिलता है, वो फोकट का नहीं लेता। और रिस्क का मतलब तो आप भी समझते हो क्या होगा, हाँ, जोखिम। जोखिम जोखिम तो है, बट जोखिम के साथ साथ उसको क्या है, मेहनत भी। आप सोचो सर, 13-13 मीटर लंबी पटरियों को वो लेके जाता है ट्रॉली पे ढाके अपने हाथों से, उनके हाथ में सब्बल होते हैं, गैती होती है, फावड़े। तो उसको रेलवे में क्या कह रखा है, उनको रेलवे के अंदर एक भाषा दे रही है 12 मासी। अच्छा। ना सर्दी देखते, ना गर्मी देखते, ना बरसात देखते। उनकी ड्यूटी शेड्यूल अगर आप देखोगे ना तो आप खुद सोचोगे कैसे कर रहे हैं, कि कैसे कर, खुद भी एक बार आपको तरस आ जाएगा, लेकिन वो करते हैं। अब आप एक बात को सोचो कि अगर वो ड्यूटी में ही अगर उसने ये सोच लिया कि नहीं बहुत है, मैं तो 8 घंटे में थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उससे कभी नहीं हो पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ उससे कभी नहीं हो पाएगा। और अगर उसने ये सोच लिया कि ये मुझे कष्ट है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास समय है, तो वो आगे बूस्टअप कर सकता है। और सबसे जो मेन बूस्टअप का है वो ये है कि हर साल, पहले क्या था कि पहले आरआरबीस लेवल को, जो मतलब जितने भी आरआरबीज है, उनको ये पावर थी कि हम जीडीसी की वैकेंसी अपनी अथॉरिटी के अनुसार निकालेंगे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि अभी लगभग 1 साल पहले से ये मतलब एज एक रेलवे बोर्ड का शेड्यूल है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अब पावर जीएम को रहेगी, अब पावर जीएम को रहेगी। तो जीएम जैसे वैकेंसी की स्ट्रेंथ खाली होती है तो वो 6 महीने में भी निकाल सकता है। अच्छा। डिपार्टमेंट वाली बात कर रहा हूँ, 6 महीने में निकाल सकता है, वो साल में भी निकाल सकता है। ये एज ए जीएम के ऊपर है। और जीएम आपको पता है कि हर के सबके अलग अलग है, आरआरबी के ऊपर नहीं रहेगा। तो जीएम जब चाहेगा, उसको लगेगा कि मुझे वैकेंसी स्ट्रेंथ खाली है, भाई साल की जगह 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, लेकिन 2 साल से ज्यादा मेरा मानना है, मुझे आज 10 साल हो गए रेलवे में काम करते हुए, मुझे नहीं लगता 1 या 1.5 साल से ज्यादा टाइम लग सकता है। तो जो भी कोई न्यू कैंडिडेट जैसे ज्वाइन करता है ग्रुप डी, वो चाहे ऑफिस खलासी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे वो आरपीएफ में हो, क्योंकि जीडीसी एक ऐसा एग्जाम है जिसको आरपीएफ कैंडिडेट भी देता है, आरपीएफ कैंडिडेट उसको देता है, उसको ड्राइवर भी देता है, ऑल ओवर कैंडिडेट। जीडीसी की अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव जनरल, और जनरल का मतलब सब जनरल, इसमें ऑल ओवर, तो हर कोई कैंडिडेट देना चाहेगा। अब जैसे कोई ड्राइवर भाई सोचता है कि यार मैं ये ड्राइवर की नौकरी मुझे पसंद नहीं आ रही, वो कर रहा है लेकिन पसंद नहीं आ रही, तो वो भी तैयारी कर सकता है। जैसे कोई टेक्नीशियन है वो भी कर सकता है, जैसे कोई वर्कशॉप में वो भी कर सकता है। मैंने कहा ना, इसको ऑल ओवर कैंडिडेट, हर कोई कैंडिडेट इसको कर सकता है जो रेल में प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर। अब समस्या क्या होती है लोगों के साथ, ये होती है उसका, जैसे मान ली क्या कहेंगे, नहीं नहीं मुझे 2 साल की मेरी सर्विस मांगे, क्राइटेरिया मांगेगा, मुझे ग्रेजुएशन होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, आपने आज ज्वाइन किया, कल नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं। एलडीसी की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर 2 साल का क्राइटेरिया होता है, लेकिन जीडीसी में कोई क्राइटेरिया नहीं किसी भी कैंडिडेट के। हाँ, तो ये ग्रुप डी वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी ज्वाइन करके और नेक्स्ट फॉर बिल्कुल प्रमोशन जब भी खुलता है उनके लिए तो आता है एग्जाम डिपार्टमेंटल, बिल्कुल, चाहे 1 महीना 2 महीने या 6 महीने, विद इन 1 ईयर के अंदर हो सकता है उनके लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। ओके। अच्छा, तो मीना जी अब आप ये बताइए कि अभी आप एज ए सीनियर क्लर्क हैं, तो आप अपने कहाँ पे सीनियर क्लर्क हैं और कहाँ अपनी ड्यूटी के बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को? मैं आपको बता दूं, जब मैं फर्स्ट टाइम से ग्रुप डी से लगा था तो भी नॉर्दर्न रेलवे से लगा था, और अब अगर मैं सीनियर क्लर्क बना, एनटीपीसी से बना हुआ, जीडीसी से अब भी नहीं बना, क्योंकि जीडीसी से जो मुझे पोस्ट मिल रही थी वो स्टेशन मास्टर मिल रही थी,
एनटीपीसी में मुझे जो पोस्ट मिल रही थी वो स्टेशन मास्टर मिल रही थी, लेकिन मैंने दोनों को स्केप मारा और स्केप मारने के बाद मैंने सीनियर क्लर्क की ज्वाइन हाँ, की, क्योंकि क्योंकि आपका मेरा ड्रीम टारगेट- ये था, हाँ। मेरा ड्रीम ये था। और भले ही वो कहते हैं ना कि भगवान की अगर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। 10 साल मुझे लेके मेरे ड्रीम को लेने में, लेकिन मुझे मिला, हाँ, मेहनत का फल तो मुझे मिला। तो आपको है ना कभी भी होपलेस नहीं होना, आपको पूरे प्रॉपर आप मन से लगन से मेहनत करनी चाहिए। एक बीच बात में और जोड़ना चाहूँगा, जो मतलब वर्किंग में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो ये कहते हैं हमें तैयारी का टाइम नहीं मिलता, तैयारी का टाइम किसी को नहीं मिलता, और वर्किंग में किसी को नहीं मिलता तैयारी का टाइम। होता क्या है कि अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है, और उनके साथ अपने जो टर्म्स होते हैं उनको अच्छे रखो, अपने संबंध जो अपने व्यवहार है उसको अच्छा बना के रखो, वो आपको अपने आप टाइम निकाल के देंगे। इसमें यानी कि सीनियर भी आपकी मदद करते हैं। बिल्कुल हेल्प, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप उनको जो भी प्रॉब्लम आप बताओगे तभी तो आपकी हेल्प करेंगे। हाँ। उनको क्या पता कि आप कौन सा क्या कर रहे हो, आप उनको बताओगे मुझे तब छुट्टी चाहिए, वो आपको छुट्टी देंगे, प्रॉपर छुट्टी देंगे। अच्छा, क्योंकि सीनियर होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं। आप खुद सोचो ना, आप भी एक बार सीनियर बन के क्या आपके नीचे वालों की हेल्प नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, लेकिन उनको कंडीशन तो पता होनी चाहिए। हाँ। ये क्या कंडीशन? अच्छा, तो आगे के लिए आप क्या सोच रहे हो? आगे का आपका तो ड्रीम सीनियर क्लर्क था। बिल्कुल नहीं, मेरा ड्रीम अब तो सीनियर आगे- क्लर्क नहीं था। आगे का भी ड्रीम सीनियर क्लर्क का बस ड्रीम step था कि था। सिर्फ मैं एक स्टेप में घुस जाऊं। हाँ। आगे का ड्रीम अब आपको पता है, मैं और भी लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ऑफिस वर्क होता है, और ऑफिस वर्क के अंदर आपको भी जैसे मालूम हो कि क्या क्या होता है। हाँ। आप भी जैसे एम्प्लॉय हो, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं ऑन फील्ड में रहता तो मुझे मेरा दिमाग इस चीज़ के लिए गवाह नहीं दे रहा था कि मैं ऑन फील्ड का वर्क करूँ। लेकिन सीनियर क्लर्क हूँ, मुझे नेक्स्ट जैसे ओएस बनना, फिर सीओएस बनना, फिर अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तैयारी क्या ओपन एग्जाम की न करके मैं अपने डिपार्टमेंट की तैयारी करता रहता हूँ, जैसे एज ए एपीओ की एग्जाम। तो उसके लिए मुझे 5 साल सर्विस होगी, फिर उसके बाद एपीओ, तो फिर तो वो तो आगे तो भगवान, चलो क्या होना क्या नहीं होना। चलो ठीक है, आपके आपके ड्रीम से आपको शुभकामनाएं देते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द 5 साल के अंदर आप एपीओ बने, बिल्कुल एग्जाम सर। क्लियर करें। ओके, ठीक है, थैंक यू चलो सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, दो सकते हैं ग्रुप डी में रहते हुए भी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप ग्रुप डी में आ गए हैं और आप कहो कि नहीं यार अब तो वर्क का टाइम नहीं मिल रहा है, अब हम कैसे करेंगे। टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको कुछ अपने ड्रीम को सक्सेस में लेकर आना है, अचीव करना है, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद।